बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसे से पैसा जो है इसमें सिर्फ दो हाथ इस्तेमाल होते हैं। आप 10 करोड़ रुपया ले जाओ और डॉलर ख़रीद के ले आओ, दो हाथ इस्तेमाल होंगे। 10 करोड़ के आप अजनास लेने जाओ तो हज़ारों लोग इस्तेमाल होंगे, पूरा पहिया चल जाएगा, कहाँ से चली कहाँ भरी गई, किसने तोड़ा बनाया किसने वो बनाया। तो और अगर पैसे से सामान लाने से इतनी हरकत आती है तो सामान से सामान लाने से उससे डबल हरकत आती है। मार्केट में गरीबों के लिए जॉब निकलती है। इसलिए गरीबों की हिमायत में पहली दो मार्केटों को अल्लाह ने जायज़ करार दिया, इसमें नफ़ा कमाना, और तीसरी मार्केट जिसमें सिर्फ अमीर कमाता है इसको अल्लाह ताला ने नफ़ा कमाने को सूद करार दिया। और ये फ़ैसला भी रब का गरीब की हिमायत में है। फिर इन सवालों के जवाब दिए गए। मैं बहुत बाहर जाता रहा हूँ गैर मुल्कों में, तो वो कहते थे एयरपोर्ट पे आप आवाम के साथ नहीं बैठोगे इंतज़ार में, आपकी लॉन्ज अलग होगी, और जब आप लाइन में लगोगे एग्ज़िट करवाने के लिए तो आप लाइन में नहीं लगोगे, आपका पासपोर्ट ले लेंगे और हम खुद ही करवाएंगे। और जब आप गैर मुल्क में दुबई पहुँचोगे तो हमारा होटल का आदमी आपका इंतज़ार करेगा और आपको 20% वहाँ पर रियायत भी मिलेगी। बस ये कि आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो बट्टा लगाते हैं, आपके पैसे को 5 से ज़रब देते हैं, कोई 4 से देता है, कोई 6 से देता है। जितना फ़ीसद वो अपने पास ज़र महफूज रखते हैं बाकी चढ़ा देते हैं, जितना महफूज रखते हैं उसके साथ बट्टा ज़रब लगाते हैं। हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। काइबर क्या होता है? शाबाश। अगर लाइबर क्या होता है? इधर से कोई और पीछे से, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए उनके दोनों हाथ खड़े हैं। शाबाश। और डिस्काउंट रेट क्या होता है? जब स्टेट बैंक कर्जा देता है तो जो सूद लेता है उसका नाम क्या है? इसका नाम डिस्काउंट रेट की वजह तस्मिया ये है कि अगर कोई कहे कि मैं आपको देता हूँ लाख और 6 महीने के बाद 1.25 लाख लूँगा, तो ये सूद है ना? ठीक है। तो अगर कोई कहे कि मैं आपके खाते में लिखता हूँ 1.25 लाख, अब तुम बताओगे लोगे कितना? समझाई बात की? तेरे खाते में मैं 1.25 लाख लिखूँगा, अब तुम बताओ कि कितना लोगे? कहता है जी मैं 1,10,000 लूँगा। कहता है नहीं, अच्छा मैं ना आपको दूंगा लाख और लिखूँगा 1.25 लाख। वो कहता है नहीं, थोड़ा डिस्काउंट दो। कहता है अच्छा फिर मैं 1,10,000 दूंगा और लिखूँगा 1.25 लाख। कहता नहीं मुझे डिस्काउंट दो। कहता अच्छा मैं 1,15,000 दूंगा और लिखूँगा 1.25 लाख। उस पर सौदा हो जाता है। तो ये बारगेनिंग है और इसको डिस्काउंट की वजह से इसका नाम डिस्काउंट रेट रखा हुआ है। समझ आई बात की? यहाँ पे आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि बोली वाली कमेटी सूद है। बोली वाली कमेटी सूद है। कैसे? उसमें ये होता है कि जैसे सब ने आप में से सब ने 5-5 हज़ार जमा करवाया, ठीक है। अब वो कहते हैं जी ये हो गए 20 आदमियों के 5-5 हज़ार, तो लाख हो गया, ठीक है। अब बजाय इसके कि पर्चियाँ निकाली जाएं कि जिसका नंबर निकले उसको दे दिया जाए, वो कहते हैं जी कौन कम लेगा उसको मिलेगा। एक कहता है जी मैं, ज़ाहिर है उसने बाद में कमेटियाँ देनी है तो देना तो पूरा लाख ही है ना, लेकिन लेगा कम कौन लेगा? एक कहता है जी मैं 98 लेता हूँ, एक कहता है मैं 95 लेता हूँ, एक कहता है मैं 90 लेता हूँ। तो 90 से नीचे कोई नहीं उतर रहा तो 90 वाले को वो दे दी जाती है। अगली बार कमेटी निकलती है तो फिर वो कहते हैं जी कौन कम लेगा उसको मिलेगी।
तो ये कहता है जी मैं फिर बोली आकर रुक जाती 92,000 पे, तो 92 वाले को दे दी जाती है। तो ये जो पैसे कम हो रहे हैं, देने इन्होंने ज़्यादा हैं, ले कम रहे हैं। एक तो ये सूद दे रहे हैं, और दूसरा जो आखिर में लेंगे उनको वो मिल जाएंगे, वो उस हिसाब से सूद खाएंगे, ये इस हिसाब से सूद खाएंगे। समझ आ गई सबको? हाँ, जो दरमियान में बच रहे हैं वो किसको जाएंगे? वो जो लेट लेगा, लेट ले रहा है उसको इतने बढ़ते जाएंगे। हाँ, यानी ये कोई आपस में तकसीम नहीं करेंगे? नहीं, वो तकसीम यही है ना कि जितना कोई लेट होगा उतना उसको ज़्यादा मिलते जाएंगे। बस आखिर में रह जाएगा, वो कहेगा अब तो 4 महीने रह गए यार, ठीक है मुझे आखिर में दे दो। सारे कहते हैं मैं आखिर में दे दूँ। हाँ, तो उनका कोई क्राइटेरिया बनाया होगा उन्होंने। अगर बिलफर्द वो आखिर में ना भी लें तो वो सूद से बच जाएंगे, और जो कमेटी वाले हैं वो खा जाएंगे। लेकिन जिसने कम लिए हैं और देने ज़्यादा हैं, वो बहरहाल सूद का ही काम कर रहा है। मैंने ये सुना है कि जो बच जाते हैं वो सबके पास तकसीम कर देते हैं हर महीने। हो सकता है ऐसे भी हो, तो वो ज़्यादा लिए ना, उसने दिए थोड़े ज़्यादा लिए। अच्छा, अगली बात ये है, अक्सर बोली वाली कमेटी पे लिखा होता है कि जिसकी एक मरतबा कमेटी जिस दफ़ा निकल गई उसके बाद वो कमेटी नहीं देगी। तो तरीकाकार होता है। ये और चीज़ है, ये और चीज़ है, ये जुआ है। सब ने 20 आदमी ने 5-5 हज़ार दिया, उसके बाद कुरा निकला, एक आदमी को 20 मिल गया, उसने दिया 5 और लिया 20, सूद हो गया। हाँ, और अब उसने मज़ीद कमेटियाँ नहीं देनी तो जुआ हो गया। और फिर देनी किसने है? बाद वालों ने। अच्छा, इसी तरीके से जो मॉर्गेज करते हैं आजकल, मॉर्गेज क्या होता है? गिरवी मकान जगह जगह लिखा होता है, ये भी सूद है। वो मकान है 20 लाख का, किराया उसका 20,000, ठीक है। तो वो कहता है जी मैं 15 लाख आपको देता हूँ, तो आप किराया ना दो, मुझे 15 लाख दे दो और किराया ना दो जब तक तुम बैठे हो। तो वो उसका मकान इस्तेमाल कर रहा है और ये उसके पैसों का किराया खा रहा है। पैसों का किराया सूद होता है। वो उसके मकान का किराया खा रहा है, वो उसके पैसों का किराया खा रहा है। और पैसों का किराया क्या होता है? सूद होता है। आप लाख दें और महीने बाद लें वापस ज़्यादा का, तो सूद ही होगा ना। तो ये जो है मॉर्गेज का जो इस्लाम में तस्वर है वो ये है कि मैंने जाकर तेल डलवा लिया, जेब देखी पैसा ही नहीं था, तो मैंने कहा ये मेरी घड़ी है 10,000 की, तेल मैंने डलवाया 5,000 का, ये रख लो और मैं पैसे ला कर दूँगा तो मुझे दे देना। यानी वो ज़र ज़मानत होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका फ़ायदा उठाया जाए। हाँ, जितना कदर उस पर ख़र्चा आ रहा है, जैसे भैंस दे दी किसी को, घोड़ा दे दिया, तो फरमाया अज़्ज़हरु युरकब वलबन उद्दर युशरब अला नफ़क़तिही इज़ा कान मरहूनन, तो वो उस नफ़क़े के बराबर होता है। तो इसको चाहिए कि अगर 15 लाख दिया है तो एहसान किया है, मकान लिया है सिर्फ ज़मानत के लिए, उसका किराया भी दे उसको। हाँ, 2-1 हज़ार किराया कम कर दे कि अगर मैं इसको इस्तेमाल ना भी करूँ तो 2-1 हज़ार तो मकान पे ख़र्चा आ ही जाता है महीने का, सफाई सुथराई का, बिल्लों शिल्लों का, है ना। तो उतना कम कर ले तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो कहे कि सारा मुआफ़ या 2,000 देगा और 18 मुआफ़, ये गलत है। तो ये हमने जो इन सवालों के जवाब कल दिए थे। नंबर 1, एक बंदा पढ़ कर सुनाएगा जिसकी आवाज़ ऊंची हो। हाँ, पढ़। बैंक कैसे पैसा बनाते हैं? बैंक और रियल एस्टेट एजेंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मराहत की पेशकश क्यों की जाती है? तनख्वाहें बैंक के जरिए ही क्यों? एटीएम पर उठने वाले अखराजात कौन उठाता है? काइबर, लाइबर और डिस्काउंट रेट क्या है? इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंक में क्या फ़र्क है? तरसीले ज़र से बैंक को क्या फ़ायदा है? तो ये हमने कल इन सब का इसका सब का जवाब दिया था। ये कोड्स हैं, ये भी पढ़ाए थे। और उसके बाद बैंक कैसे काम करता है उसका भी एक तमसील बयान की थी, और स्टेट बैंक उनके साथ कैसे ताल्लुक़ रखता है, और पैसा घूम घूम कर कैसे बढ़ता है, और ये लोग पैसे कैसे बनाते हैं। फिर एक बैंकिंग की किताब की तस्वीर पढ़ाई थी आपको कि जब आप 2,000 रुपया बैंक में जमा करवाते हैं
तो वो उसको 10,000 लिखते हैं। 2,000 जमा करवाते हैं तो वो इसको 10,000, ये कभी 10 का 12 भी हो जाता है, कभी 10 का 8 भी हो जाता है। यानी जितना उन्होंने ज़र महफूज रखा है ना उससे ज़रब देनी है। कोई बैंक से ज़्यादा महफूज रखता है, कोई थोड़ा कम रखता है। जहाँ ज़्यादा तनख्वाहदार लोग वो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लेने आते हैं, और जहाँ शेयर ज़्यादा हों वो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो अगर ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा रखेंगे क्योंकि लेने नहीं आते, थोड़ा रखेंगे तो वो ज़रब बड़ी रकम को लगनी क्योंकि सेठ हैं, और अगर मज़दूर हैं तो वो ज़्यादा रखेंगे उसके लिए तो ज़्यादा से ज़रब लगनी, मगर असल माल कम है क्योंकि मज़दूर लोग हैं। तो इस हिसाब से पैसे मतलब एवरेज, या यूँ कह लें मिसाल के तौर पे 2,000 को 10,000 लिख रहे होते हैं। तो फिर इनके पास कागज़ी करेंसी 2,000 है और लिखा इन्होंने 10,000 है। अगर कागज़ी करेंसी इनके पास 2 अरब है और लिखी इन्होंने 10 अरब है, तो ये जो 8 अरब करेंसी है इनकी, ये फिर किस खाते में जाती है? तो वो, और ये कि जब कोई बंदा से कागज़ मांगने आता है, कागज़ी करेंसी मांगने आता है, तो फिर ये किसी और से सूद पर लेते हैं। अगर ये स्टेट बैंक से लें तो फिर ये डिस्काउंट रेट नाम से सूद देना पड़ता है। अगर ये नेशनल बैंक से लें तो कैबर नाम से सूद देना पड़ता है, और अगर ये किसी इंटरनेशनल बैंक से लें तो लाइबर नाम से सूद देना पड़ता है। और इस काम में, इस सिस्टम में सारे बैंक बराबर हैं, ठीक है। ये मीज़ान और दूसरे तीसरे सब इसमें, इस हमाम में सब नंगे हैं। तो वो जो ऐसी करेंसी डिजिटल, जो उनके पास डिजिट्स होते हैं मगर उनके पास उसके मुकाबले में कागज़ी करेंसी नहीं होती, तो वो उस करेंसी को फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चेक बुक के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, समझ आई। और इस निज़ाम में सब बराबर हैं। लेकिन क्लाइंट के साथ किसी का क्या ताल्लुक़ है? पीछे से सब सूदी हैं, पीछे से सब सूदी हैं। और क्लाइंट के साथ ताल्लुक़ क्या है जी? वो जो क्लाइंट के साथ ताल्लुक़ है, बोले वो हमने मुसलमान कर लिया है। ये जो देवबंदियों ने, मुफ्तियों ने फतवे दिए हैं, और वो उन्हीं बैंकों के मुफ्ती हैं और उन्हीं बैंकों से 2-2 लाख तनख्वाह लेते हैं और उन्हीं के हक़ में फतवे देते हैं। वैसे ही जो बेनिफिशरी होता है उसका तो फतवा कबूल ही नहीं होता उसके हक़ में। तो असल में ये सूरत हाल है। तो आप देखें कि पहला जाल आप पर फेंका गया कि आपका सोना लेकर आपको कागज़ थमा दिया गया। यहाँ जनाब ऑर्डर मिल जाए ना अमेरिका का, हो छलांग लगाते हैं सेठ, हो मुझे ऑर्डर मिल गया। यहाँ पे पतलूने बनाने का ऑर्डर मिला है। अच्छा, धागा इतने बाई इतने का होना चाहिए और रंग उसका ये होना चाहिए और उसका जो सीने वाला धागा वो ये होना चाहिए और ये आप बनाकर भेजो। ज़रा ऊँच नीच हो जाए वहाँ से वापस कर देते हैं और बड़े नाक की लकीरें निकलवा कर जब माल तैयार होता है और वो आगे से कागज़ थमा देते हैं। ये लोग कागज़, इसने क्या दिया, इसने बड़ी मेहनत करके चीज़ बना कर दी और उसने आगे से कागज़ थमा दिया छाप कर, और ये बड़े खुश हैं जी मेरे पास डॉलर आ गया। हमें अपना नोट छापने के लिए IMF से पूछना पड़ता है और उनको अपना नोट छापने के लिए उनका अपना ही फॉरेन नहीं, वो सेंट्रल रिज़र्व बैंक है उनका अपना ही, वो उससे कहते हैं हमने कर्ज़ा ले लिया जी, हमने कर्ज़ा ले लिया जी, हमने कर्ज़ा ले लिया। एक जेब से निकाला दूसरे में डाल दिया, कुछ पता नहीं। और पूरे दुनिया से सबसे ज़्यादा मकरूज़ अमेरिका है और इसके बावजूद सबसे बड़ा बदमाश भी अमेरिका है, इसलिए कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। राइट इज़ माइट, माइट इज़ राइट, और वो क्या कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यानी जब सोना था तो सोना तो आप खुद बोलता है कि मैं कीमत हूँ, और जब कागज़ है तो वो बोलेंगे तो कीमत लगेगी वरना नहीं लगेगी। तो इस तरीके से उन्होंने सारा कुछ हथिया लिया। तो पहला जो, अच्छा अब देखो ना कि पहला वार तो ये था कि सोना ख़त्म करके कागज़ दे दिया। दूसरा वार ये किया कि अब कागज़ भी 2000 को 10,000 लिख रहे हैं वो, तो अब कागज़ भी पूरा नहीं दे सकते हो किसी को। अगर सारे बैंकों से जितने लोगों ने कर्ज़ा लिया हुआ है और या जितने पैसे जमा करवाए हुए हैं
वो सारे कहें जी हमें वापस दो, तो ये दे सकते नहीं दे सकते, उसका 5वां हिस्सा भी नहीं दे सकते, और ये करप्ट हो जाएंगे, सारे बैंक क्रैश हो जाएंगे। तो उसके अब फिर उनकी कोशिश ये होती है कि यार ये ना, ये वो इजी पैसे के साथ मोबाइल से इतने उधर चले गए, उतने उधर चले गए, क्योंकि उनके पास डिजिट बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं ना, कागज़ है नहीं। कागज़ छापने के लिए IMF से पूछना पड़ता है, डिजिट बढ़ाते जाओ, अपने कानून के तहत बढ़ाते जाते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि ये ना इसी तरह अब इस हुकूमत ने फ़ैसला किया था, अल्लाह उसको फ़ैसले को ना होने दे, वो किया था कि करप्शन ख़त्म करने के लिए हम डिजिटल करेंसी मुतारफ़ करवा रहे हैं। करप्शन ख़त्म करने के लिए बहाना करप्शन का है, असल में वो ये चाहते, पूरे यूरोप में तो हो चुका है कि वो कोई आप पैसे जमा, किसी बूट खरीदो और पैसे देने लगो, तो वो कहता भी क्या भाई पैसे किधर के, कार्ड दे मुझे, कार्ड से मैं निकाल लेता हूँ। तो वहाँ उन लोगों को तो उन्होंने डिजिट पे ले आए वो, क्योंकि डिजिट पे जब आप आ जाते हैं तो जब आप सोने पर थे तो 100% अपनी कमाई के मालिक थे, जब आप कागज़ पर आए आपके पास क्या है, सिर्फ डिजिट, वो भी उनकी स्क्रीन पे नज़र आने हैं, बाकी कुछ नहीं। वो कह देते हैं जी हमारा तो सिस्टम डाउन जा रहा है, आप फारग हैं। वो कहते हैं जी वायरस आ गया है। वो कह देते हैं जी हैकिंग हो गई, किसी ने हैक कर लिया। वो बेशुमार केस आते रहते हैं, हैक करके पैसे निकाल लिया, हैक करके पैसे निकाल लिए। और आपने कौन सी चीज़ खरीदी, कहाँ गए, क्या किया, हर चीज़ उनके कंट्रोल में। जिस दुकान से आपने पैसे वो कार्ड से जमा करवाए, उनको पता चल गया आप इधर हैं। तो मुकम्मल ग़ुलामी, और आपकी जो पैसा था आपका वो भी 10% आपके पास है, 90% उनके पास है, आपके पास कुछ नहीं है। तो मैं कहा करता हूँ कि सबसे ज़्यादा आज़ादी इस्लाम में है, सबसे ज़्यादा आज़ादी इस्लाम में है। तो ये आज के 3 मौज़ूआत हैं, 2 और 3 इंशाअल्लाह। लादीन को दीन करार दिया मुफ्तियों ने, और जो उनकी जवान नस्ल थी उन्होंने मुसलमानों की तकफीर कर दी कि तो सूद खाते रहते देते तो काफिर हो गए। एक तरफ उनके लोगों ने ही इसको दीन करार दे दिया, इस्लाम करार दे दिया, और उनके लोगों ने इसको कुफर करार दे दिया और धमाके शुरू कर दिए। ये होना चाहिए था। अब तक सूद के बारे में जो कुछ हुआ, हुक्मरान कहते रहे हुक्मरान मुल्क से सूद ख़त्म करें, यह नारा लगता रहा। सूद के ख़िलाफ़ केस हुआ, 20 साल चलता रहा, उसका फ़ैसला सूद के ख़िलाफ़ आ गया। इतना बड़ा फ़ैसला है कि उसकी पूरी किताब छप गई है। लेकिन क्यों ख़त्म नहीं हो सका? इसलिए कि सरमायादाराना निज़ाम नाफिज है, और सरमायादाराना निज़ाम जो है ना, ये दीन है। जैसे कैपिटलिज़म दीन है, जैसे आपका कम्युनिज़म दीन है, सोशलिज़म दीन है। बज़ाहिर तो कहा जाता था कि ये तो भाई एक मुआशी निज़ाम है। क्या उसको वो जो थे ना कम्युनिज़म, उसको क्या कहा जाता था? इश्तराकियत को। कि ये आया किस तरह था कि अवाम है ना, मज़दूरों को कहा और ये सेठ ज़ालिम 11 बजे आता है, 2 बजे वापस चला जाता है, और AC वाले कमरे में बैठा रहता है, और पैसे सारे ये ले जाता है, और तुम सारा दिन धूप में और भट्ठी के आगे काम करते हो, और थोड़े से तुम्हें पैसे देता है, कमाता तुम्हारी वजह से ये तो है। तो ये भी इंसान। तो उठो, छीन लो, ये कम्युनिस्टों ने नारा लगाया था। क्या मसला था? वो मालिक को कत्ल कर दिया उन मज़दूरों ने। अब वो आए, कहने लगे अब हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, अब ये फैक्ट्री हमारी, हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे। तो फिर वो तो तनख्वाह देता था,
और हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते थे। अब तनख्वाह कोई नहीं, तुम्हें मिलेगी रोटी कपड़ा मकान। एक आदमी ने देखा किसी मज़दूर को किसी दुकान किसी के बाहर पहरा दे रहा था फैक्ट्री के बाहर, कहता और तुझे ये क्या देता है? कहता क्या देना है, बस 2 टाइम की रोटी दे देता है। तो कहता अच्छा, सुबह की रोटी जाकर शाम को देता है, छोड़ इसको, तू मेरे पास आ जा, मेरी फैक्ट्री में पहरा दिया कर। अच्छा बोले तुम क्या दोगे? कहता सुबह रोटी शाम रोटी, सुबह रोटी शाम रोटी, सुबह रोटी शाम रोटी। समझे आप? तो ये काम किया कम्युनिस्टों ने। हाँ, वो जो मज़दूर था उसको गुलाम बना लिया और जो मालिक था वो आका बन गया। कहते थे ये सिर्फ मुआशी निज़ाम है, इक़्तिसादी निज़ाम है। हकीकत में रब का इनकार किया, नबियों का इनकार किया, दीन का इनकार किया। दीन है ही कोई नहीं। तो ऐसे ही जो कैपिटलिज्म है, जिसको सरमायादाराना दीन कहते हैं हम, तो सरमायादाराना दीन जिसे इस्लाम के 5 रुकन हैं, इसके 3 रुकन हैं। ये देखो, एक है तरक्की, एक है मसावात और एक है आज़ादी। इक्वलिटी, लिबर्टी और प्रोग्रेस। तरक्की का माना सूद पर कर्जा लो, हाँ, और सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, मेट्रो बनाओ। आप किसी इलाके में सुने कि भाई वहाँ एक कॉलोनी काटी है, वहाँ पे ना डेवलपमेंट का काम चल रहा है? क्या मतलब डेवलपमेंट का? क्या मतलब? सड़कें बन रही हैं, सीवरेज चल रहा है। तो ये पहला दीन उसका ये है कि दुनिया हमसे कर्जे ले सूद पर और अपनी सड़कें बनाए और अपने गले में तौक डाल के हमें पकड़ा दे। दूसरा उनका सतून है मसावात, काफिर मुसलमान के बराबर और औरत मर्द के बराबर। तीसरा उनका सतून है आज़ादी। आज़ादी का मतलब अल्लाह के दीन से आज़ादी। और ये जो ईसाई है ना, जो बाइडन, ट्रंप, सो एंड सो, ये ईसाई नहीं है, ये सरमायादाराना निज़ाम के दीन को मानने वाले हैं। ईसाई तो उन्होंने रखी हुई है ऐसे ही बस। हमारा नज़रिया है कि हुक्मरान सूद ख़त्म करें, जो का लफ्ज़ है ना, इसको थोड़ा डिम कर दिया मैंने। हम खुद सूद से बचें। हुक्मरान हमें गैर सूदी ज़िंदगी गुजारने दें। फ़र्क है, हुक्मरानों सूद ख़त्म करो, और इसकी बजाय हम कहें कि हुक्मरान हमें गैर सूदी ज़िंदगी गुजारने दें। दोनों बातों में फ़र्क है। देखो, अगर हम कहें, अगर मोहम्मद अली जिन्ना कहते कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाओ, अंग्रेज़ों तुम दफ़ा हो जाओ, तो वो नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि हमें एक टुकड़ा दे दो जिस पे हम इस्लाम पे अमल करें, तो वो पॉसिबल हो गया। समझ आ गई? नंबर 2, वफाकुल मदारस का क्या तरीका था कि अगर हम कहते कि हम मुसलमान हैं, तमाम यूनिवर्सिटियों में अकीदा पढ़ाया जाए, बुखारी पढ़ाई जाए, तफसीर पढ़ाई जाए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। एक बच्चा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो उसको दीन भी आना चाहिए। तो ये बात नहीं मानी जाती। हर यूनिवर्सिटी से इंजीनियर और डॉक्टर जो फारग होगा वो बुखारी भी पढ़ा हुआ होगा, ये बात नहीं मानी जाती।
तो हमने क्या कहा, अच्छा तुम नहीं मानते तो हमें बनाने दो, हमें पढ़ाने दो, तो ये मानी गई। ऐसी है। तो अगर सूद के बारे में भी हम ऐसी बात करें कि अब 70 साल तक तो हम ये कहते रहे कि तुम सूद ख़त्म करो और नहीं मानी गई। अगर हम ये नारा लगाएं कि हमें गैर सूदी ज़िंदगी गुजारने दो, तो ये मानी जा सकती है। समझ आई बात की? अगर हम कहें कि तमाम तालिब इल्म यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हों, डॉक्टर इंजीनियर सब बुखारी पढ़ के जाएं, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। हमने कहा हमारी डिग्री को कबूल करो, हमें वफाक दे दो, हम बुखारी पढ़ाना चाहते हैं। तो कहा ठीक तुम पढ़ा लो, मानी गई। ऐसे ही अगर हमने आज तक कहा कि हुक्मरानों तुम सूद ख़त्म करो, तो नहीं मानी गई। अगर हम सारे बरेलवी देवबंदी अहले हदीस मिल कर कहें कि हमें गैर सूदी जीने दो, एक आदमी चाहता है बदकारी करता है, दूसरा चाहता है तो शादी कर लेता है। एक आदमी हराम कमाता है, एक हलाल कमाता है, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो बैंककारी में एक ही ऑप्शन मौजूद है कि तुम सूद के साथ चल सकते हो, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर जितने हसास तरीके से तमाम मदारस के लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं रोड पर, जब इनके मदरसे पर हुकूमत हाथ डालती है और सब एक हो जाते हैं, अगर यही हसासियत सूद के बारे में हो कि हमें गैर सूदी ज़िंदगी गुजारने दो, तो इनकी बात मानी जा सकती है। तो यहाँ पर कसूर हमारा है हुक्मरानों से ज़्यादा। हमने आज तक सूद के मसले को उतना हसास नहीं समझा जितना हमारे मदारस का मसला हसास है। मैंने कल आपको बताया था कि बैंकिंग का निज़ाम जो है वो एक तो बट्टा लगाते हैं, 2000 को 10,000 लिखते हैं, और दूसरा वो सूद पर पैसे देते हैं। तो अगर ये हुकूमत एक काम करे कि एक बैंक ऐसा होगा जो इस निज़ाम से अलग होगा, उसमें जो पैसा रखा जाएगा ना, जो नोट रखे जाएंगे वही मिलेंगे आपको। जो नोटों के नंबर आपने दिए थे ना, वही मिलेंगे। जब चाहो निकालो, जब चाहो दे दो, और उसकी जो कफ़ालत है हुकूमत करेगी। तो जिस तरह पहले सोने को कागज़, फिर कागज़ को डिजिट पे लाकर इन्होंने कई लेयरें बनाई हुई हैं, तो हमें भी एक एक लेयर पे ही काम करना होगा ना। हम एकदम तो नहीं सारा कर सकते ना। तो जो आखिरी लेयर है वो ख़त्म हो सकती है इस तरह। हम हुकूमत यूनिवर्सिटियों को बजट देती है, तालिब इल्म पढ़ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तनख्वाहें कौन देता है? और वो तनख्वाहें थोड़ी बहुत तो नहीं होती। एक एक प्रोफेसर 2-2, 3-3 लाख ले रहा होता है। इतना बजट अगर तालीम पे लगता है तो इससे आधे बजट में एक बैंक खुल सकता है पूरे मुल्क में, जो तनख्वाह गवर्नमेंट से ले और लोगों को सहूलत दे पैसा ट्रांजैक्शन करने की और ये करने की और करने की, और उसको ना बट्टा लगे और ना वो सूद पर काम करे। ये कब हो सकता है? वो स्टेट बैंक के कवानीन के मुताबिक ना चले, उसके लिए अलग इदारा बना लिया जाए। कब हो सकता है? जब सारे मदारस के ज़िम्मेदारान इसको महसूस करें और तालिब इल्मों को लेकर रोड पर आ जाएं और कहें कि हमें बगैर सूद के जीना है। और उसके लिए पेपर वर्क तैयार हो, हम ये चाहते हैं। वो कहेंगे तुम लोग बनाओगे तो दहशतगर्दी आएगी। नहीं भाई, तुम खुद बनाओ।
लेकिन वो निज़ाम इससे बिल्कुल अलग हो। फिर वो बैंक 10 भी नहीं खुले करेगा तो हुकूमत ही काम से रंगी जाती नहीं, नेशनल बैंक हुकूमत का है और चलता है। नहीं, वो तो पैसे लेते नहीं ना साढ़े को भी। लें ना हमसे लें भाई। वो जो आप पैसा रखेंगे ना उसकी कोई थोड़ी बहुत मजदूरी लें वो हमसे, बाकी तनख्वाहें गवर्नमेंट दे। अच्छा भाई, अब जो अगली बात हम करने जा रहे हैं कि किस तरीके से दो मॉडल हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो उसमें आप कहेंगे इससे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कम अज़ कम माज़रतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तकून, हमारी बात हो जाएगी ना। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को छुपकली भड़का रही थी, अल्लाह ने फरमाया इसको मारा करो। तो उसके फूंक मारने से कोई आग ज़्यादा भड़की तो नहीं होगी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि मैं नमरूदी हूँ, इब्राहिमी नहीं हूँ। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह हमें भी इसमें इब्राहिमी लिख ले तो बड़ी बात है। ये पढ़ लें। आम आदमी की ज़रूरत होती है कि वो पैसा महफूज रखना चाहता है। नंबर 2, कर्ज़े हसन लेना देना, ये भी ताजर की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो, ये भी ज़रूरतें हैं, मगर ये लॉन्ग टर्म में आएंगी, अभी नहीं। शॉर्ट टर्म का माना जो अभी से हम शुरू कर सकते हैं, ये मदरसा यहाँ से अब शुरू कर सकता है। वो पहले 3 काम है और उसका मैं तरीक़ाकार अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। और जो लॉन्ग टर्म में अगले जो 4 पॉइंट हैं वो अभी नहीं, वो अगर सारी जमातें इकट्ठी हों और हुकूमत का पीछा करें तो ये काम भी हो सकता है। मदरसा देवबंद, जिसके नाम पे देवबंदी हैं, वो अपने मदरसे में उसने बहुत बड़े अमानत खाने बना रखे हैं और लोगों की अमानतों को महफूज करते हैं हिंदुस्तान में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की अमानतें लेते थे, ये भी सुन्नत है। ये शराइत है इसकी। ये तस्वीर मैंने खुद ली है। कराची में 4 मंजिला बिल्डिंग है। ये गाड़ी हमारी है। इसमें 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा, मोटे मोटे दरवाजे, इतने से मोटे, वो खुलेगा तो आगे जाके आप शनाख्ती कार्ड जमा कराओगे, फिर अगला दरवाज़ा, पिछला बंद हो जाएगा, उसके बाद अगला खुलेगा तो आप आगे जाओगे। 4 मंजिलों में अलमारियाँ हैं, अलमारियों में खाने हैं, खानों में फिर पार्टीशनें हैं। आपको कितने बाई कितने इंच का चाहिए उस हिसाब से किराया है उसका। आप उसमें प्लाट की फाइल रखें,
आप उसमें सोना रखें, आप उसमें पैसा रखें, किसी को कोई सरोकार नहीं, किसी ने गिनना नहीं, किसी ने देखना नहीं। चाबी आपके पास है, अंगूठा लगाओगे ताला खुलेगा, चाबी डबल सिस्टम है। तो ये गवर्नमेंट की इजाज़त से कई सालों से चल रहा है। ये चीज़ उसी तरीके की कोई रजिस्ट्रेशन करवा के अगर 3 गार्ड रख लिए जाएं 8-8 घंटे की ड्यूटी, और वो निगरानी करें, और लोग आएँ खुद अपनी खिड़की खोलें, जो रखें, बंदा जो गार्ड है सिर्फ ये चेक करे कि कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं रख रहा, बस इसके अलावा वो ना देखे कि तुम क्या रख रहे हो। तो आपकी शालमी में मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने खुफिया इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं, और वो अपने पैसे भी वहाँ रखते हैं, और आवाम के भी जो जानने वाले हैं, राजदान हैं, उनसे पैसे भी उनके भी रखते हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो दे देते हैं। अगर देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, तमाम मदारस के लोग अपना अपना ये सिस्टम बना लें तो कम से कम 40% पैसे को बैंक से बचाया जा सकता है। सर जी, बैंक में जो लॉकर होते हैं उसका क्या मतलब होता है? बैंक का अकाउंट खोलोगे तो लॉकर मिलेगा ना? नहीं यार, अगर सारे जमातें इकट्ठी होकर रोड पर आएँ और कहें कि बैंक वाले ही लॉकर बनाएं, हम पैसे देंगे, तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसको मसला नहीं समझते, हम इसको मसला नहीं समझते। कर्ज़ हसन, कर्ज़ और अमानत में क्या फ़र्क होता है? अगर आपके पैसे मेरे, आपने मुझे सोना दिया है 2 तोले, मेरे पास भी 3 तोले सोना था, हमने उसको महफूज कर दिया, ठीक है, अल्लाह महफूज रखे, डाकू आए, उन्होंने बांध के वो चुरा लिया, मेरा भी गया, तेरा भी गया, तो अब आप मुझसे क्लेम नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे, इंश्योर करेंगे वाक़तन ऐसा हुआ है जैसा ही कह रहे हैं। अगर आपको पता चले वाक़तन ऐसा हुआ है तो फिर अब आप अपना क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आप पर एहसान किया कि आपका पर रखा हुआ था, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। और कर्ज़ ये होता है कि वो मैंने लिया होता है अपने फ़ायदे के लिए, वो अगर चुराया जाता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, जी मैंने कर्ज़ दिया था वापस करो। ये फ़र्क है अमानत में और कर्ज़ में। ये जो अखुवत का मॉडल है, अखुवत के मालिक को, फाउंडर को मैं मिलकर आया हूँ। अखुवत वाले ये काम करते हैं कि लोगों से पैसा लेते हैं, डोनेशन, लोगों से चंदा लेते हैं। और जब मैं मिला था उस वक़्त वो 31 अरब रुपया लोगों को दे चुका था कर्ज़, 31 अरब रुपया दे चुका था उस वक़्त, और ये बात है कोई 6-7 साल पुरानी। अब वो कई खरब पे पहुंच चुका है, और गवर्नमेंट ने भी उसको कोई ज़िम्मेदारी दे दी है, और वर्ल्ड बैंक ने भी उसको कोई ज़िम्मेदारी दे दी है। अब वो एक यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहा है, और अब उसने अपना एक बैंक भी खोलने का इरादा कर लिया है। लेकिन अब वो अगर आप मकान बनाने के लिए लेते हैं तो 5 लाख 4 लेता है तो 5 वापस देना पड़ता है। वो इस तरह का हिसाब है, उसने हराम पाई शुरू कर दी है। लेकिन जो शुरू किया था वो बड़ा अच्छा था कि जितने देता था उतने ही लेता था। तो ये काम कर सकता है, एक MBBS डॉक्टर कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखो, हम इज्तिमा करते थे तो इज्तिमा का फ़ंड आता था, हम नहीं करते तो अब नहीं आता। जिहाद करोगे तो जिहाद फंड आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो अगर ये काम शुरू कर दो लोगों को कर्जा देने वाला, तो इस पर लोग फ़ंड देंगे और वो अल्लाह उसमें बरकत देगा, वो बढ़ता जाएगा। वो देता था 20,000 50,000 तक देता था। और एक आदमी बिल्कुल जॉबलेस है, वो 2-4 करेट, पहले 10-20 हज़ार देता था, 2-4 करेट सब्ज़ी मंडी से ख़रीदे, बाहर ला कर बेच दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता, और जितने लोग लेते थे सब के पास डब्बा रखता था,
चंदे का भी। और जो लोग बीच में से कोई भाग गया या कोई उनके अखराजात आते हैं तो वो उन चंदों से पूरे करता था। ठीक है जी। तो ये काम हो सकता है, आज हो सकता है। लॉकर भी बन सकते हैं आज, और कर्ज़ हसन का भी आज काम शुरू हो सकता है। इसमें एक मॉडल, दो मॉडल और हैं। एक मॉडल ये है, ये जो बताया आपको कि कर्ज़ देना ये थोड़ा रिस्की है। दूसरा मॉडल ये है कि जो देहात हैं, देहात में कोई एक देहात पकड़ लो, उसमें जो 7-8 एकड़ वाला है ना किसान, उनकी लिस्ट बना लो। फैक्ट्री से डायरेक्ट खाद उठाओ और बीच के आड़तीये का मार्जिन खुद रखो, और उसको परचून रेट जो इस वक्त चल रहा है ना उस पर दे दो। मसलन पीछे से चली वो 90 रुपये की, और यहाँ आकर जब आड़तीये ने आगे दी तो वो हो गई 110 की, और जिसको उसने उधार दी वो हो गई 150 की। आई समझ? तो आप पिछले 20 रुपये रख लो, और आज का रेट जो परचून वाले का है ना, जिस पे उसको मिल रही है नकद जो रेट चल रहा है, वो उसको उधार में दो, और जब 6 महीने बाद उसकी फसल आए उससे वापस ले लो। खाद और बीज लोगों को देना, इस वजह से लोग खुशहाली बैंक में जाते हैं और ज़री बैंक में जाते हैं और वहाँ से कर्ज़ लेते हैं। तो आप उनको ये चीज़ें दो और फसल आने पर उनसे वापस ले लो, अगली बार फिर दे दो, फसल आने पर वापस ले लो, और ये भी डोनेशन से ही होगा। और ये काम भी आज किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है कानूनी तौर पे। 2 मॉडल हो गए। तीसरा मॉडल ये आपके भगतपुरे में वो हाफिज़ उस्मान साहब ने शुरू किया है, जानते हैं आप, रहमतुल्लिल आलमीन में। तो वो क्या करते हैं, सब्ज़ी मंडी से माल आते हैं, फ्रूट और सब्ज़ी, और ला करके सस्ता भेज देते हैं। मैं गया तो बाज़ार में भिंडी का रेट 120 चल रहा था, वो गालबन 70 रुपये दे रहा था। तो वो वहाँ से लाया को 2-3% रख लो आप अपने खर्चे मर्चे, और आप उनको लोगों को सस्ता दो। आप बड़ा सिस्टम बना लो, पूरे मुल्क में 500 पॉइंट बना लो। आपका ट्रक डायरेक्ट खेत से उठाओ, वो घूमे और सबको माल देता हुआ। तो जो रेट खेत का है ना, वो खेत से लेकर मंडी तक का मार्जिन आप खुद रखो, और मंडी में जो लोगों को जिस रेट पे मिल रहा है उस पे आप लोगों को दे रहे हो, आवाम को, तो वो बिल्कुल आपका माल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और उसमें से कुछ ना कुछ निकल भी रहा होगा, और आवाम को सहूलत मिल रही होगी, और उनको कर्ज़े उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। ये इसी तरह अजनास में किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, और ये मदरसा ये काम कर सकता है। हमने एक 3 कमरे वाला फ्लैट किराए पे लिया, उसमें एक कंसल्टेंसी कंपनी रजिस्टर करवा लो। उस कंपनी का काम ये है, अच्छा आपके नमाजी कई ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार रिटायर हो गया हूँ, 70 लाख रुपए मिला है, लेकिन मुझे काम कोई नहीं आता, है ना। ऐसे हैं ही नहीं बाज़ार में लोग। औरत बेवा हो गई, उसको 70 लाख मिला मगर उसको काम नहीं आता। वो कहती है जी मैं क्या करूँ, मैंने बैंक में रखे हुए, सूद आ रहा है, खा रही हूँ। उसको सूद से बचाने के लिए, और कितने आपके फैक्ट्रियों वाले ऐसे हैं जो ये कहते हैं यार अगर मैं इकट्ठा खाम माल ले लूँ ना तो मुझे इतना सस्ता मिल सकता है, डायरेक्ट चाइना से मंगवा लूँगा और मेरी प्रोडक्ट मुझे नफ़ा ज़्यादा हो सकता है। तो हमने क्या करना है, मदरसे के मुदीर ने क्या करना है, उसने एक कंसल्टेंसी कंपनी बना ली, रजिस्टर करवा ली। एक कमरे में ये बैठे हुए हैं
इधर से बेवा आई 70 लाख लेकर, इधर से फैक्ट्री वाला कहता है मुझे मिल जाए तो मैं ये कर सकता हूँ। दोनों मेरे नमाजी हैं, दोनों मेरे एतमाद वाले हैं। जिस पे एतमाद नहीं उसको नहीं करना। दूसरे कमरे में एक ऑडिट कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, वो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने ऑडिट जानते हैं, उनको मिलाकर कंपनी बन गई। हम उनको कहेंगे कि हम आपको इसके पैसा लेकर आपको दिलवा देते हैं, ये साथ कंपनी में आप पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आपका मुहासबा ये कंपनी करेगी। वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ गए। तीसरे कमरे में मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ भी एक हल्फिया बयान लिखकर स्टाम्प पे देकर आओ कि हमारे झगड़े ये हल करेंगे, और हम उनको सारस मानते हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई अपील में नहीं जाएंगे। तो सालसी के भी दस्तखत हो गए और इधर ऑडिट कंपनी के भी हो गए, और ये कंसल्टेंसी कंपनी अब इनका पैसा इनको दिलवा देगी और वो मेहनत शुरू कर देंगे। ऑडिट वाला ऑडिट करता रहेगा, मुफ्ती साहब झगड़े ख़त्म करते रहेंगे और इनको अल्लाह ताला बरकत देगा, और इंशाअल्लाह वो कुछ ना कुछ इदारे को भी देते रहेंगे। और ये जो बहुत क्लोज लोग हैं उनमें करना है। अब तक जो मुजारबा स्कैंडल बने हैं ना, उसकी वजह ये बनी कि वो बंदे अच्छे थे, वो नेक थे, मदरसे के उस्ताद थे, पैसा मिल गया, नफ़ा आना शुरू हुआ, और मिल गया और मिल गया, तो 5-5 6-6 अरब रुपया मिल गया उनको। उन्होंने बड़े बड़े मेट्रो स्टोर की तरह के बना लिए और उसमें बड़ा नफ़ा आ रहा था। FBR और ये जो खबीस लोग हैं ना, इनको पता चला इतना पैसा हमें बताए बगैर ही चल रहा है। ये पहुंच गए। जब ये पहुंचे तो ये तो सारा गैर कानूनी है भाई। ये नहीं कि कोई ख़यानत हो रही थी, ऐसा नहीं, इसका गैर कानूनी है भाई। उन्होंने उसको जब रोका तो जब आवाम कहने लगी हो मेरा पैसा गया, मुझे दो पैसे, वो कहता मुझे दो, कहता मुझे दो, सब मांगने आ गए, स्कैंडल बन गया। क्योंकि गाड़ी जब चल रही होती है उससे अचानक आप निकालना शुरू करोगे तो क्या बनेगा आपका। तो हमारा उनको देखकर ये ज़हन बना है कि हम बड़ी अमाउंट वाला काम नहीं करेंगे। हम ये 2 को मिलाया चल अपना काम, 2 को मिलाया चल, हज़ारों कंपनियां खोल दो, लोगों को मिलवाते जाओ, सिर्फ लड़की लड़के का निकाह ना करो, इन्वेस्टमेंट वाले का और मजदूर का भी ताल्लुक़ जोड़ो, और हज़ारों कर दो और ख़ुद उनसे कोई फ़ीस ना लो। चंदा जमा करके फ़ीसें अपनी पूरी कर लो, अपनी तनख्वाहें पूरी कर लो। वाला आता है ये क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ये मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, मैं लोगों को कंसल्टेंसी करता हूँ, ताउन करता हूँ, मिलवाता हूँ, और मैंने क्या कमाया इसमें, कोई गवाही दे मैंने कुछ लिया है? हाँ, मैं बेनिफिशरी नहीं हूँ। ये लोग हैं आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी जब छोटी छोटी कंपनियां बनती हैं तो तवज्जो नहीं होती उस तरफ, तवज्जो तब होती है जब वो सारा इकट्ठा हो जाता है और बड़ा हुआ बन जाता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे, और देखो कारोबार 2 चीज़ों से होता है, एक एतमाद और दूसरा स्किल। स्किल क्या होती है? महारत और एतमाद। ये इमरान साहब मुझे पैसे नहीं देंगे कारोबार के लिए, इनको एतमाद तो है कि बंदा खाएगा नहीं, लेकिन ये इनको पता है डबो देगा, इसको काम वाम नहीं आता। तो एतमाद है मगर स्किल नहीं। एक आदमी बड़ा खराट है, उसको पैसे इसलिए नहीं देंगे कि ये डबोएगा तो नहीं मगर अपने लिए कमाएगा, मुझे नहीं देगा। तो जब आलम दीन जो होता है ना, उसके पास स्किल वाले भी होते हैं, एतमाद वाले भी होते हैं। वो स्किल और एतमाद को जमा करता जाए तो बेशुमार लोगों को बैंक से बचाया जा सकता है। समझ आ गई? ये वकालत कमेटी है और ये ज़ाती मुहासबा, यानी जिस बंदे को देना है उसका ज़ाती मुहासबा, स्क्रूटनी इसको कहते हैं, उसको चेक किया जाए बंदा कैसा है, और एतमाद वाला हो तो उसको दिया जाए।
अब आ गया तवील मुद्दती। कितना टाइम हो गया भाई? तवील मुद्दती जो है, एक पीरियड और लग गया ना उस्ताद, मुश्किल है, ख़त्म नहीं हुआ आज। हम 8 बजे बैठे थे और 9:15 होने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म का ख़ुलासा ये है कि सारे उलमा मदारस रोड पर आएँ और मुतालबा करें कि या तो स्टेट बैंक ही अपने निज़ाम के अलावा एक नया निज़ाम बनाकर एक नए बैंकिंग शुरू करे जो इस्लाम के मुताबिक हो, या जिस तरह प्राइवेट खुलते बैंक इस तरह हमें प्राइवेट बैंक खोलने की इजाज़त दी जाए और उसमें कोई भी निगरानी और कोई करे, इस निज़ाम के तहत ना हो। तो जिस तरह हम कहते हैं तुम सूद ख़त्म करो, तो वो नहीं होता। हम कहें हमें ख़त्म करने दो, अपने आप को बचाने दो, तो वो रास्ता हमें दे सकते हैं। और थाली के शोरबे को तो जानते हो, थाली का शोरबा, थाली का शोरबा थोड़ा इधर हो तो सारा इधर आ जाता है ना। तो जब आपका ये सिस्टम मुतबादल तौर पे चल रहा होगा और इसमें तो बरकत होगी। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, तो ये बाबरकत होगा, तो इसमें बहुत नफ़ा आ रहा होगा लोगों को, तो उसके नतीजे में वो थाली का शोरबा सारा इधर आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो सब उलमा मिलकर ज़ोर लगाएं और हुकूमत को मजबूर करें कि एक बैंक ऐसा हो जो उस निज़ाम के तहत ना चल रहा हो। जैसे अब वो निज़ाम तो सूद से पैसे इकट्ठे करके इस तरह आगे सर्वाइव करते हैं, हमारा ये बैंक चलेगा कैसे? मतलब इसको इनकम क्या होगी? इसने कर्जे तो नहीं सूद पर देने? बता रहा मैं, आप लेट आए हो ना, है ना। जिस तरह यूनिवर्सिटियों को खरबों रुपए का बजट देती गवर्नमेंट, इस एक बैंक को भी दे वो, और जो क्लाइंट है थोड़ा बहुत उसको भी डाले, भी हम तेरे पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। ये भी एक सवाल मेरे दिल में था कि जो क्लाइंट है, अक्सर हम में से ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ खतरे के तहत वो अपने पैसे बैंकों में रख देते हैं, तो क्या उनसे ऐसा बैंक बनाकर पैसे वसूल किए जा सकते हैं हिफाजत के तौर पर? बिल्कुल किया जा सकता है, यानी वो कोई खराबी तो नहीं है? नहीं, कोई ख़राबी नहीं है। अगर बैंक की तरह ये इदारा खुद भी आगे काम शुरू कर देता है? नहीं देखो, जितना आप नज़र बद से बचो उतना अच्छा। यानी वो लोग ना दुम हिलाते हुए आ जाएंगे और देखो जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो नहीं भी हो रहा वो भी हो रहा है। नहीं, उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं छोटी कंपनियां बना दी हैं, तो ये आगे बजाय बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए उसी तरह छोटी कंपनियों की शराकत अपने नाम से कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारे रास्ते खुलेंगे। मैं तो आपको एक रास्ता दे रहा हूँ ना, उस पर चलने से बहुत कुछ खुलेगा। बस आपको नसीहत ये है कि नज़र बद से बचना है। अच्छा, अब जो 5वां काम था ना, वो जो हुकूमत पर दबाव डालकर बैंक बनेगा ना, उसमें 3 काम तो हम बयान कर चुके हैं, 4 काम। 5वां काम है वकालत। वकालत होती है LC खोलना। LC क्या होती है? आपने चाइना से माल मंगवाना था, तो चाइना वाले कह रहे हैं पैसे पहले माल बाद में, आप कहते हो माल पहले पैसे बाद में, तो बीच में 2 बैंक आते हैं, एक उनका और एक हमारा। वो एक दूसरे को एतमाद देते हैं। वो कहते हैं मैंने इससे पैसे ले लिए हैं, अगर ये ना दे तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, तुम माल भेज दो। समझ आई? उसको कहते हैं LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। इसमें होता ये है कि मैंने इनसे पैसे नहीं लिए, बैंक ने पैसे नहीं लिए, उनको कह दिया कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, वो कहने के पैसे लेते हैं इनसे। तो इसको मुसलमान इस तरह किया जा सकता है कि मैं पहले पैसे ले लूँ और उनको एतमाद दे दूँ, अपना सिर्फ सर्विस चार्ज लूँ और एतमाद देने के पैसे मैं ना लूँ। नंबर 2, मेरा बंदा जाकर माल चेक करेगा सी पोर्ट पे या ड्राई पोर्ट पे,
जो ओके करेगा जी माल वही है जो आना था, मैं उसके पैसे ले लूँ, बैंक उसके पैसे ले ले और इनसे पैसे पहले ले ले, दे बाद में। होता ये है कि लेते बाद में है और लेट पहले उनको पे कर देते हैं और लेते बाद में है, तो सूद लेते हैं उस पर। तो अगर पहले पैसे ले लिए जाएँ और सूद ना लिया जाए और जो उसका माहिर जाकर चेक करता है उसकी फ़ीस ले ली जाए, तो लेटर ऑफ क्रेडिट को भी मुसलमान किया जा सकता है। नहीं जी, बात लम्बी है, काम लम्बा है। तकाफुल कमेटी क्या काम करेगी और तकाफुल और इंश्योरेंस क्या होता है ये नहीं बताया जा सकता, वह लंबी बात है। और इन्फाक बैतुल माल में ये भी बात लंबी है। और इसके बाद जनाब वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी एक पूरा चैप्टर है, तो नहीं आज नहीं क्लोज़ हो सकता, इसको अगले लेक्चर पे डालते हैं। लेकिन रूटीन ये है पिछले सालों की कि अगला लेक्चर होता नहीं है। हाँ, तो मेरा पीरियड है अभी वहाँ ना, तो क्या किया जाए? कैन से मुझे वो कहने लगे डॉक्टर क्या वो अखुवत वाले कि मैं लोगों से डोनेशन लेता हूँ फिर आगे दे देता हूँ। मेरे पास सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 5 लाख 1 साल के लिए आपको देते हैं, आप उसको कर्जे पे दो, वापस लेकर हमें दे देना। लेकिन स्टेट बैंक मुझे मना करता है कि ये बैंकिंग है और ये हम आपको नहीं करने देंगे। यानी आप किसी से पैसा लें और आगे दें, अगर सूद नहीं लेते तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, आप सूद लोगे तो हम आपको इजाज़त दे देते हैं इसकी, ये सूरत हाल है। तो जब हम लॉन्ग टर्म वाले में जाएं और सारे मुसलमान मिलकर ज़ोर लगाएं तो हम उसको ये भी शर्त लगाएंगे कि हम बग़ैर सूद के कर्ज़े लेंगे और देंगे, तो वो बैंक इस तरह करेगा। सदी जब वो किसी को खुद इस तरह करना चाह रहा है, उसको ये करने नहीं दे रहा, तो वो खुद हमें किस तरह बना के देगा? क्या अगर ये डॉक्टर नहीं, वो तो नहीं बना कर देगा, हम तो आपको बता रहे हैं कि ये चल रहा है। जब हम सारे लोग रोड पे आके मुतालबा मनवाएंगे तो हम वो बातों से बचेंगे ना, उन चीज़ों से मुतालबा वो रखें। मेरा ये बैंक बना के देने से मेरा अपना काम ख़त्म हो जाएगा। अब तो वो जा रहा है उस तरफ ना, अब तो गलत कर रहा है वो। ट्रांजैक्शन ये भी हम वो मंजूरी के बगैर नहीं कर सकते। हाँ, मैं थोड़ा आज ही ख़त्म करता हूँ और ज़रा जल्दी चलाता हूँ। ये वही जो हमने प्राइवेट करना था, अब लॉन्ग टर्म में वो हुकूमत की इजाज़त से होगा। पहले हम तो बच बचा के चल रहे थे ना कि एक कंसल्टेंसी बना लो और एक मुफ्ती साहब बना लो ताकि बंदे पर दबाव भी रहे और वो हराम पाई ना करे। जब ये हुकूमत करेगी तो फिर वो आसान हो जाएगा। ये लेटर ऑफ क्रेडिट वही सामान के मेयार की ज़मानत और रकम की अदायगी की ज़मानत, एलसी और ज़मानत में फ़र्क। यानी देखो, मैंने बैंक ने पहले पैसे ले लिए और उनको एतमाद दे दिया और जब माल चेक किया पैसे दे दिए, इसके सर्विस चार्जेस ले सिर्फ, तो ये जायज़ हो जाएगा। और अगर वो पैसे नहीं लेता और उधर एतमाद देकर इनसे इजाफी पैसे लेता है एतमाद के, तो वो सूद हो जाता है। तो अगर हम वो बैंक बनवाएंगे गवर्नमेंट से तो उसमें हम इस तरह करवा लेंगे उनसे। लेकिन शर्त यह कि सब उलमा इसका साथ दें। अच्छा भाई, देखो 1 मिनट बेटे, वक्त नहीं है। इंश्योरेंस या ज़ाती होती है, गाड़ी की होती है, फैक्ट्री की होती है, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा क्या होती है, तो सुन लो। मैंने इंश्योरेंस करवाई तो मैंने क्या करना है, हर महीने सपोज़ के 1000 रुपया देना है उनको बिला वजह, और 5 साल का मैंने उनसे तय किया है बिल फ़र्ज। अगर इस दौरान कोई मेरा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, तो मेरा इलाज वो करवाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है मैं अगले 1 ही महीने में ही अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया और 5 लाख मुझ पे लग गया। उनका दिया था मैंने 1000,
उनका लग गया 5,000, तो मैं जुआ जीत गया। और ये भी हो सकता है कि 5 साल मैं पैसे देता रहूँ और मैं बीमार ही ना हूँ, तो फिर वो जुआ जीत गए। ये होता है इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी, ठीक है। अब मौलवियों ने क्या कहा कि नहीं वो गलत होता है, मगर तकाफुल ठीक होता है। तो तकाफुल में वो ये करते हैं, मेरे पास ना आया एक आदमी, कहने लगा जी, मेरे बारे में कहा कि ये अगर मान गया तो मैं तकाफुल की पॉलिसी ले लूँगा। तो तकाफुल वालों का बंदा आ गया मुझे मनवाने के लिए। अच्छा, अब होता ये है कि मसलन ओए भाई ये सो रहा है, देखो ऐसे थोड़ी है। होता ये है कि मैंने 1,000 रुपया देना ना हर महीने, अगर मैंने 1 महीने नहीं दिया तो फिर मुझे 1,200 देना पड़ेगा, तो सूद हुआ ना। और अगर मैं बीमार हो गया तो वो मेरा इलाज करवाएंगे, अगर मैं इस दौरान मर गया तो वो मेरे घर वालों को 60 लाख रुपया देंगे, 60 लाख रुपया देंगे, ठीक है। तो मैंने दिए थोड़े और बच्चों को ज़्यादा मेरे सूद हुआ, और बाई चांस हुआ तो जुआ हुआ। तो वो कहने लगा कि हज़रत देखो, आपने हमें दिया 1,000, हमने उसमें से 200 साइड पे रख लिया और बाकी पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, तो मैंने कहा जो साइड पे रखा वो क्या? बोले वो तबर्रुअ है। अरबी ज़बान में तबर्रुअ कहते हैं सदक़े को। हम कहते हैं सदका, ज़कवात, खैरात जमा करवाएं, अरब लोग कहते हैं तबर्रुआत जमा करवाएं, ठीक है। बोले वो तबर्रुअ है। तो मैंने कहा कि आप मुझे 10,000 मदरसे के लिए दो और मैं आपको पर्ची दे दूं और अगले दिन आकर कहो जी मेरा 10,000 वापस करो, मैं करूँगा? तो तबर्रुअ तो होता है कि जिसमें वापसी का क्लेम ना हो, और यहाँ तो जब बंदा बीमार होता है तो क्लेम करते लाओ मेरे पैसे, तो ये तबर्रुअ कैसे हो गया? फिर कहता है कि वो जो 200 अलग रखा था तबर्रुअ, उसकी निगरानी उलमा करते हैं और उसकी मलकियत कंपनी की नहीं होती। तो मैंने कहा उलमा को कौन तनख्वाह देता है और उलमा को कौन रिप्लेस करता है, निकालता है? अज़ल व नसब किसके पास है? अगर सबको कंपनी निकाल दे तो फिर कौन मालिक है पीछे? फिर कहता है कि किस्त लेट होने पर जो इजाफा होता है वो दारुल उलूम कराची में जमा करवाना होता है, तो उसको सदका पड़ जाता है। तो मैंने उसको कहा कि सदका तो बेचारा इतना कमज़ोर होता है वो पढ़ता नहीं किसी को, वो पढ़ता नहीं किसी को, तो बेचारा मासूम सा होता है, दे दो तो ठीक, तब तेरा भी भला, ना दो तेरा भी भला। जो पढ़ गया तो वो सदका कैसे हो गया? दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहो कि एक ज़माने में मदारस चलते थे औकाफ़ के, औकाफ़ हकीकी वाले, हमारा वाला औकाफ़ नहीं, यानी मदरसे के नाम बिल्डिंगें होती थी, उसके किराए से मदरसा चलता था पाक हलाल रोटी से। फिर दौर आया कि अब ये ज़कात से चलते हैं, और अब ये नया वर्जन आया है कि अब ये सूद से चलेंगे। वो जो सदका पड़ रहा है वो तो सूद है और खाएगा तालिब इल्म। तो वो ना आदमी तो चला गया लाजवाब होकर। तो बाद में कहता मैं अपने अब्बे को लेकर आता हूँ। तो उनका जो पूरे इलाके का आज़मदार था ना वो आ गया, कहता मैंने मैशत में PhD की हुई है और हाँ मैं बात करना चाहता हूँ। करो भाई। तो वही सवाल मैंने उसको रखे। तो कहने लगा इनको मुजारबा बताएं, ये इसको नहीं मानने वाले, ये नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, अच्छा। तो पॉइंट दिस के देखो, इंश्योरेंस और तकाफुल एक चीज़ है, उसकी जो इस्तिलाहात हैं वो अरबी में कर ली गई हैं, ठीक है। इसको मुसलमान कैसे किया जा सकता है? वो इस तरह कि
जितने लोग मसलन एक कम्युनिटी है, हमारे असातिज़ा कितने हैं जी? 48 उस्ताद हैं यहाँ पे। 48 उस्ताद क्या करेंगे कि ना अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, या फिक्स भी किया जा सकता है, हर बंदा 500 रुपया माहाना जमा करवाएगा। ठीक है, माहाना जमा होने लग गया। उनमें से कोई बीमार हुआ, उसकी बीमारी के मुताबिक उसका इलाज हो जाए। भाई कोई थोड़ा बीमार है तो थोड़ा पैसा लगेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगेगा। क्लेम किसी का नहीं, कोई कहे मैं इतने देता रहूं और मेरे अब थोड़े क्यों, नहीं, क्लेम नहीं किसी का। एक म्यूचुअल फंड है जो सदका है और उसमें किसी का क्लेम नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मुझे क्यों नहीं दिया, ये नहीं कह सकता। तो वो कमेटी आपस में सोचकर एक दूसरे का ताउन करेंगे, एक दूसरे का ताउन करेंगे। क्लेम ना हो और उसको अल्लाह वास्ते समझा जाए तो इंशाअल्लाह ये रिस्क मैनेजमेंट में आता है। इसी तरह ताजर कर सकते हैं कि भाई जो डूबा हम उसका ताउन करेंगे। वो कहे मैंने इतने दिए थे, मुझे इतने क्यों, मैंने नहीं, तेरा नुकसान इतना हुआ तकरीबन, इतना ले ले, बात ख़त्म। को थोड़ा तू बर्दाश्त कर, थोड़ा हम तेरा ताउन कर देते हैं। इंश्योरेंस वाले ताजरों ने मिलकर जो है तकाफुल किया, ये हकीकत है। हो सकता हो, लेकिन उन्होंने जो अब तो एक कमाऊ पूत है ना, अब तो कमाऊ पूत है। जबकि ये जो इदारा तो ताउन वाला होता है, इसमें तो कमाई होती ही नहीं। तो अगर इसको कमाऊ पूत ना बनाया जाए और उसको ताउन के लिए ही रखा जाए तो इसको मुसलमान किया जा सकता है। ये तो ये फ़र्क है 2-3। उसमें तरगीब दिलाई जाती है, इसमें जबरी कटौती होती है। एक दिन बच्चे बीमार हो गए तो एक उस्ताद नहीं दे सका तो ठीक है, कोई बात नहीं, ना दे। उसमें पैसा सवाब दीदी होता है और तकाफल में और जो इंश्योरेंस है उसमें इस्तेहकाक होता है, हाँ मेरा है हक है। खुसूसी और उमूमी पेरेंट इदारे जो है ना उनके बैंक हैं, तमाम तकाफल और इंश्योरेंस के पीछे बैंक होता है, जबकि हमारे इसके पीछे बैंक नहीं होगा। किसकी ताख़ीर पर पेनाल्टी होती है, जबकि हमारे वहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारा इदारा गैर मुनाफा बख्श होगा जबकि इनका मुनाफा बख्श होता है। यार वो कहाँ गया? ये थोड़ा सा फ़र्क है, बताए गए हैं आम बैंक में और उस बैंक में, तो पता नहीं ये पढ़ना चाहते तो पढ़ लें। हाँ इनके पास है। सुकूक होते हैं हिस्स। ये अभी मैं अभी अगला आ रहा पीरियड उसमें समझाता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा बेटे तवज्जो करो ज़रा, देखो एक आदमी फौत हुआ, उसके 5 बच्चे थे, उसकी एक फैक्ट्री थी। अब 5 बच्चों की फैक्ट्री हो गई ना, ठीक है, 5 का बराबर का हिस्सा हो गया। अच्छा 5वीं बच्ची थी तो 4 हिस्से और एक आधा हिस्सा हो गया। आगे समझ, उनको
महीने के बाद 4.5 लाख रुपया नफ़ा हुआ, तो 4 बेटों का लाख और बेटी का 50,000 हो गया। ठीक है, लेकिन ये तब है जब वो चारों उसमें मेहनत ना कर रहे हों। अगर बेटे मेहनत कर रहे हो, बेटी ना कर रही हो, तो उस हिसाब से उसका नफ़ा और कम हो जाएगा। वो एक्टिव पार्टनर है, वो स्लीपिंग है। समझ आ रही बात की? इनमें से एक कहता है जी मैं तो जा रहा, मैं तो तुम्हारे साथ ही चल रहा, तो उसको कहा जाएगा कि तेरे हिस्से के मुताबिक ना हमारा ये प्लाट है वो ले लो, तो वो अलग हो गया। अच्छा, इनमें से कोई शख्स भी चारों में से जब फैक्ट्री में आता है तो गेट वाला उसको सलूट मारता है, उसको देखते ही दरवाजे खुल जाते हैं, अंदर जाता है, ओए ये यहाँ क्यों रखा है, वो वहाँ क्यों रखा है, हाँ ये बत्ती क्यों जल रही है दिन के वक्त, वो सब बातें कर रहा होता है। वो कंप्यूटर को चेक करता है, हिसाब चेक करता है, स्टॉक चेक करता है, हर चीज़। चारों ये काम कर रहे होते हैं। यह है हकीकी हिस्स की मंडी कि एक कंपनी है, उसमें 4 हिस्से, 5, किसी के कम है किसी के ज़्यादा, और चारों पांचों मालिक हैं, उनका प्रोटोकॉल मालिक का है। समझ आ गई? उस फैक्ट्री को आग लग जाए, चारों पांचों का नुकसान होगा, वो तरक्की कर जाए, चारों पांचों का फ़ायदा होगा। ये है इस्लामी तसव्वुर हिस्स के कारोबार का। यहाँ तक समझ आ गई? हाँ हाँ। लेकिन जो हिस्स का कारोबार आजकल चल रहा है ना, जिसको आप बाज़ार हिस्स कहते हैं, जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ये एक रजिस्टर्ड इदारा है। इसने एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें कंपनियां आकर रजिस्टर होती हैं। मसलन आपका GFC फैन रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, रूटीन में 49% हिस्सा बेचा जाता है और 51 अपने पास रखा जाता है। समझ आई? अगर आप 50 दे देंगे तो दूसरे आकर बराबर में बैठ जाएंगे आपके, हम मालिक हैं भाई, जितना तू उतना ही हम। और अगर आप 51 बेच दें तो आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, वो बैठ जाएंगे। तो इस खतरे से 51 ही रखा जाता है। मसलन वो 1 करोड़ की फैक्ट्री है, तो उसका 49% कितना हुआ? 49 लाख हुआ। तो आप 50,000 का अगर हिस्सा बनाते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ उसके कितने बनेंगे? एक 100 हिस्से बनेंगे, 98 बनेंगे, 98 हिस्से बन गए। हर हिस्सा कितने का हुआ? 50,000 का। ठीक है, आप रजिस्टर करवाएंगे जाकर, फिर आप घर बैठ के स्क्रीन पे वो रोज़ाना उनकी तमाम कंपनियों के हिस्से, ये बढ़ गया, ये चढ़ गया, ये उतर गया, ये हो आ रहा होता है। तो आप देखते रहते हैं। तो जिसको चाहते हैं क्लिक किया तो वो हिस्से आपने ख़रीद लिया, उधर से बेच दिया, इधर से ख़रीद लिया, ये काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें सट्टा चल रहा होता है। वहाँ बट्टा चल रहा था ना, यहाँ सट्टा चल रहा होता है। वो इससे बेचते किस चीज़, किसको? वो तो ग्राहक भी वहाँ आ रहे होते हैं, उसमें वो ग्राहक भी आ रहे होते हैं। वो इससे, हाँ, जैसे इन्वेस्टमेंट होती वैसे ही होते वो। हाँ। अच्छा, अब होता क्या है, एक होता है मालिक, इसमें कोई नहीं होता, मालिक इसमें कोई नहीं होता, इसमें सिर्फ शेयर होल्डर होता है। और इसमें गवर्नर होते हैं, मैनेजर होते हैं, और इसमें स्टॉक एक्सचेंज के मेंबरान होते हैं, और इसमें जो आपका शेयर होल्डर होता है और एक ब्रोकर होता है। ब्रोकर का काम है कि आपको कहना यार फलां कंपनी के ख़रीदो, बहुत अच्छे जा रहे हैं, वो ब्रोकिंग कर रहे होते हैं, ब्रोकरी कर रहे हैं। मेंबर जो होता है उस ज़माने में 21 करोड़ रुपया देकर बनता था, आजकल पता नहीं कितना देकर बनता है। वो मेंबर जो होते हैं ना, नहीं, मेंबर और शेयर होल्डर में फ़र्क है। मेंबर जो होता है ना, उसका
वो बन सकता है जिसके कोई 21 करोड़ पे लगे हुए हों, मतलब अभी पता नहीं कितना क्या रेट चल रहा है। यानी 21 करोड़ का उसका सेटअप हो। हाँ 49%। नहीं, उसको खरीदे हुए हैं लोगों के भले, कुछ भी हो, उनको एक इख्तियार दिया जाता है कि आप बगैर पेमेंट के किसी कंपनी के हिस्से खरीद सकते हैं। ठीक है, मेंबर को। अच्छा, इससे पहले ये बताएं कि कंपनीज जो अपने शेयर बेचती हैं, वो जो बेच रही होती है उसके इवज वो पैसा ले रहे होते हैं या वो भी सिर्फ डिजिटली चाल रहे होते हैं? नहीं, चाहे तो आप कैश करवा लें, चाहे तो आप बेचा है तो कंपनी है मसलन जीएफसी अपने शेयर बेच रही है, हाँ वो जो शेयर बेचती है उसके इवज में वो पैसा ले लेती है? ले लेती है। अच्छा, वो बैंक में डाल दे या ले ले, एक ही बात है, नहीं, बैंक में अपने अकाउंट में। तो वो जो अब इसके शेयर कंपनी ने 49% के बेच दिए, उस 49% के जिनको बेच रही है उनको देती कुछ नहीं है, सेटअप सारा उनके पास ही होता है, तमलीक उनकी होती है। मालिक कोई भी नहीं होता इसमें, मालिक कोई नहीं होता। कंपनी बेच रही शेयर वो तो मालिक होती है। मैं कह रहा हूँ जब उसने, वो शेयर होल्डर कहते हैं उसको, वो अपने शेयर का मालिक है, यानी 49% का जो मालिक है ना, वो फैक्ट्री में जाएगा तो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये मैं कह रहा हूँ कि जिस कंपनी ने अपने शेयर बेचे हकीकत में मालिक 100% तो वही रहते हैं, मालिक ना कहो ना, कंट्रोल उसका होता है। कंट्रोल उसका होता है। हाँ, कंट्रोल उसका होता है, मगर वो शेयर होल्डर ही होता है वो भी। मैं बताता हूँ मैं मालिक क्यों नहीं कहने दे रहा आपको। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं एक प्रेजेंटेशन ये दे रहा था कराची में, तो एक आदमी वहाँ प्रेजेंटेशन ले रहा था, तो वो आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट क्या होता है? हाँ, नहीं पता ना, नक्शा नवीस। ठीक है, तो वो कहता है कि अब्बास शुगर मिल सिंध में बननी थी, तो उसके लोग मेरे पास आए, जी आप नक्शा बना दें। तो मैं नक्शा बना रहा था, तो अचानक मेरी नज़र स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे पड़ी, तो वहाँ पता चला कि स्टॉक एक्सचेंज में अब्बास शुगर मिल बड़े अच्छे रेटों में बिक रही है। समझ आई बात की? मतलब ये कि जब रजिस्टर हो गई ना, रजिस्टर हो गई तो चढ़ गई उस पर। अब चढ़ गई तो बिकने लग गई। बिकना उसने किस तरह है, असल तो देखना नहीं किसी ने, उसने बिकना इस तरह है कि मेंबरान को कहा यार ज़रा इधर नज़र करम करना, तो उसने ना ख़रीदना शुरू करने उसके से 20 रुपये का लिया, 30 का लिया। अब लोगों ने देखना हो ये तो चढ़ रही है ना, चढ़ रही है, अच्छा ये छोड़ो उधर बेचो इधर ख़रीदो। उसने 40 का ख़रीद लिया, अब ये भी ख़रीद लिया, अभी तक 50 पे 100 पे चला गया ना, तो इसने फिर अब आहिस्ता आहिस्ता बेचने शुरू कर देने। 10-20 में लिया था, 100 में बेचा। अच्छा, वो लोग देख रहे थे, अच्छा वो जो एक बार रुझान बनता है तो थोड़ा चलता रहता है, तो अब वो 125 पे चला गया। अब ये बेच के सारे फारग हो गया मेंबर, 10-20 के लेकर 100-125 का बेच दिया और ये फारग हो गया। अब जिन्होंने लिए थे वो समझ रहे थे कि बहुत कारोबार हो रहा है उस फैक्ट्री में, बड़ी प्रोडक्ट बिक रही है, इसीलिए तो ये चढ़ रही है, मगर वो तो चढ़ रही थी धोखे से। तो फिर वो बेचारे बैठे रहते हैं 1 महीना 2 महीने 3 महीने, यार ये बिक नहीं रही, तो अभी और इधर इतना सस्ता चल रहा था, मैं अब सस्ता कैसे बेचूं, मैंने तो 125 का लिया हुआ है। तो वो बेचारा आखिर महीने 2-6 महीने पैसे उसके बंधे रहते हैं, और आखिर कहता दवा करो यार, तो सस्ता ही बेचो, जान छुड़ाओ, उधर काम करते हैं। तो ये काम चल रहा होता है, इसको कहते हैं सट्टा। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या खराबियाँ हैं? नंबर 1, मेरे पैसे तो हलाल के हैं, मगर जो बाकी शेयर होल्डर उनके कैसे हैं? ठीक है। नंबर 2, गैर हकीकी मलकियत नहीं होती, हत्ता कि फैक्ट्री वाला उसकी कोई खुद ही अपनी फैक्ट्री की चोरी करके ले जाए ना, उसके जनरेटर उठा ले, उसका कुछ भी उठा ले, मशीन बेच दे, तो बाद में शेयर होल्डर कहेंगे ये क्या हुआ वो क्या हुआ, तो वो पता चला कि वो तो मशीन बेच दी उन्होंने।
उसके ख़िलाफ़ केस नहीं कर सकते, कानून है, उसके ख़िलाफ़ केस नहीं कर सकते। केस होगा कंपनी के ख़िलाफ़। कंपनी अपना वकील बनाएगी, कंपनी अपना केस लड़ेगी, वो दंदनाता फिरेगा, उसको कोई नहीं पूछ सकता, इसलिए कि वो मालिक नहीं, मालिक कंपनी खुद है। इसको कहते हैं लीगल एंटिटी, यानी वो कानूनी तौर पे खुद इंसान, खुद एक एंटिटी है जो जिसके खिलाफ, ये सरमायादाराना निज़ाम ये है ना कि सरमाया मालिक है और बंदे उसके ग़ुलाम हैं। तो ये कंपनी मालिक है अपने आप की और बाकी सब इसके ग़ुलाम हैं। ये बुनियादी तस्वर है इसमें जो दिया जाता है। मलकियत यानी मलकियत आपके पास है ही नहीं, आप सिर्फ शेयर होल्डर हो। आप जाओ जी, मुझे भी, मैंने भी देखना है, चेक करना होगा, जाके स्क्रीन पे बैठ, इधर ना, तो ये मालिक है? मालिक नहीं है। और गैर हकीकी मालियत यानी वो बनी नहीं, फैक्ट्री बिक रही है, उसकी मालियत हकीकी है। तो ये सब खराबियां हैं, इस वजह से ये जायज़ नहीं। अच्छा, वो जो कह रहे होते हैं ना वो कि हम जो कफ़ालत, वो तकाफुल वाले कि इतने पैसों की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो हिस्से के ही ख़रीद रहे होते हैं, इसी को सुकूक कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के हिस्से खरीद रहे होते हैं और कह रहे हैं हम बड़ा अच्छा तीर मार रहे हैं, हम खुद कर लेते यार, तुझे को देने का क्या फ़ायदा। बस तकरीबन बात ख़त्म है। ये काम करने के हैं उलमा को। सुभानकल्लाह व बिहम्दिक, ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।